आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब धन का मनोविज्ञान के एक विस्तृत सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये कोई आम फाइनेंस किताब नहीं है, मतलब जो आपको बताए कि कौन सा स्टॉक लेना है या म्यूचुअल फंड कैसे चुने, वो सब नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये किताब इस बात की पड़ताल करती है कि हम इंसानों का बर्ताव, हमारी भावनाएं और हमारी सोच पैसों से जुड़े हमारे फैसलों पर कैसे असर डालती है। सही। इसका मूल विचार बहुत दिलचस्प है। पैसे के मामले में कामयाब होना इस पर कम निर्भर करता है कि आप कितना जानते हैं और इस पर ज्यादा कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, व्यवहारी कुंजी है। तो चलिए इस सारांश से सबसे जरूरी बातें निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पैसे को संभालने के पीछे का मनोविज्ञान आखिर है क्या। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे विचार से। कोई पागल नहीं है। सारांश कहता है कि हर कोई अपने निजी अनुभवों के चश्मे से दुनिया को देखता है और उसी आधार पर वित्तीय निर्णय लेता है। सही। जैसे जिसने बचपन में गरीबी देखी हो वो शायद पैसे को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो, शायद जरूरत से भी ज्यादा। हाँ, हो सकता है। वहीं जो अमीर माहौल में पला बड़ा हो वो शायद आसानी से जोखिम उठा ले। इस विचार में कितनी सच्चाई लगती है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण नुक्ता है। मतलब ये बहुत जरूरी है समझना कि जो फैसला हमें किसी और के लिए पूरी तरह से अतार्किक या पागलपन लगे, वो उस व्यक्ति के अपने जीवन के अनुभवों, उसके डर और उसकी उम्मीदों के हिसाब से बिल्कुल तर्कसंगत हो सकता है। अच्छा। ये हमें सिखाता है कि दूसरों के वित्तीय फैसलों पर तुरंत कोई राय बनाने से पहले रुकें। हाँ, बिल्कुल जज न करें। हाँ, और उनके संदर्भ को समझने की कोशिश करें। हर किसी की अपनी कहानी है, अपना इतिहास है, जो उनके आज के निर्णयों को आकार देता है। ये एक तरह से सहानुभूति और समझ पैदा करने वाला विचार है। और अगर हर किसी का अनुभव अलग है तो फिर वो भाग्य और जोखिम की भूमिका भी अहम हो जाती है। हाँ, बहुत अहम। सारांश इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय सफलता कभी भी सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती। नहीं। इसमें किस्मत, सही समय पर सही जगह होना और हालात का बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। 1968 में वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में थे जहां कंप्यूटर था। जाहिर है वो प्रतिभाशाली थे, लेकिन ये मौका मिलना एक असाधारण लाभ था। हाँ, बिल्कुल। क्या ये मानना थोड़ा मुश्किल नहीं कि हमारी सफलता का एक बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर है? मुश्किल लग सकता है, पर यह हकीकत है। और सिक्के का दूसरा पहलू है जोखिम। जोखिम, हाँ। जैसे भाग्य सफलता दिला सकता है, वैसे ही अप्रत्याशित जोखिम, चाहे वो बाजार का गिरना हो, कोई स्वास्थ्य समस्या हो या कोई और अनहोनी घटना, वो आपकी सारी मेहनत और बुद्धिमत्ता पर पानी फेर सकता है। सही बात है। बहुत से काबिल और मेहनती लोग भी सिर्फ बुरे वक्त या गलत जगह होने की वजह से नाकामयाब हो जाते हैं। ये हमें विनम्रता सिखाता है, सफलता पर ज्यादा घमंड न करने और असफलता पर खुद को पूरी तरह दोषी ना मानने की सीख। ये अच्छी बात कही। ये हमें याद दिलाता है कि नतीजों पर हमारा पूरा नियंत्रण कभी नहीं होता। ये विनम्रता वाली बात एक और दिलचस्प मुद्दे से जुड़ती है, वो कभी पर्याप्त नहीं वाली मानसिकता। ओ हाँ, ये बहुत आम है। कई लोग जिनके पास अगर देखा जाए तो जरूरत से कहीं ज्यादा होता है, वो भी हमेशा और की दौड़ में लगे रहते हैं। हर्सल कहते हैं कि सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल है अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने से रोकना, ये जानना कि कब कहना है बस अब पर्याप्त है। बिल्कुल। और ये अंतहीन दौड़ क्यों होती है? क्या ये सिर्फ सामाजिक तुलना है या इसके पीछे कुछ और गहरा है? ये इंसानी फितरत का एक जटिल पहलू है। इसमें सामाजिक तुलना का बड़ा हाथ तो है ही। हम लगातार खुद को दूसरों से आंकते हैं। हाँ, वो तो है। अगर पड़ोसी ने बड़ी कार ले ली तो हमें भी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं है, ये अंदरूनी भी है। अच्छा। एक बार एक लक्ष्य हासिल करने के बाद वो सामान्य लगने लगता है और हम अगला बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा। वित्तीय दुनिया में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जब लक्ष्य हमेशा आगे खिसकता रहता है तो संतुष्टि कभी नहीं मिलती। लोग ज्यादा कमाने और ज्यादा पाने के चक्कर में अक्सर वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जो उनके पास पहले से है। उनकी इज्जत, उनकी आजादी, यहां तक कि उनका परिवार भी। अरे बाप रे! संतुष्टि सीखना, ये पहचानना कि पर्याप्त कितना होता है, शायद पैसे के प्रबंधन का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। सही। ये आपको अनावश्यक जोखिमों से बचाता है। तो एक तरफ ये अंतहीन दौड़ है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल विपरीत विचार है
कंपाउंडिंग की धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत। हाँ, कंपाउंडिंग। सारांश कहता है कंपाउंडिंग ही सब कुछ है। दौलत बनाने का ये तरीका नाटकीय नहीं है, ये धीरे धीरे चुपचाप होता है। बिल्कुल। लंबे समय तक मिलने वाला औसत रिटर्न कम समय के लिए मिलने वाले ऊंचे रिटर्न से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है। हाँ, ये समझना मुश्किल होता है कई बार। वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया गया है। उनकी ज्यादातर दौलत 65 साल की उम्र के बाद बनी, सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। ये सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगता है, खासकर आज की तेज रफ्तार दुनिया में। बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग रैखिक रूप से सोचता है, घातीय रूप से नहीं। अच्छा। कंपाउंडिंग का जादू समझने के लिए धैर्य चाहिए, बहुत सारा धैर्य। हाँ, धैर्य तो चाहिए। इसे काम करने के लिए वक्त चाहिए। ये जल्दी अमीर बनो योजनाओं के बिल्कुल उलट है। हाँ। ये धीमी, उबाऊ लगने वाली लगातार प्रगति के बारे में है, जो दशकों के बाद हैरान करने वाले नतीजे दे सकती है। उबाऊ, हाँ, शायद इसीलिए लोग इसमें टिक नहीं पाते। समस्या ये है कि हम अक्सर तत्काल संतुष्टि चाहते हैं। हम आज मेहनत करके कल नतीजा देखना चाहते हैं। सही कहा। कंपाउंडिंग का इनाम सालों दशकों बाद मिलता है, और इतने लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये दिखाता है कि निवेश में समय की कीमत शायद रिटर्न की दर से भी ज्यादा है। ये टिके रहने वाली बात मुझे अगले बिंदु पर लाते हैं। हाँ। सारांश अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताता है। अच्छा, ये क्या है? अमीर बनने के लिए अक्सर जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, शायद थोड़ा आक्रामक भी। सही। लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता चाहिए, थोड़ा डर चाहिए और बहुत सारी सावधानी। वाह, ये तो बिल्कुल अलग तरह के कौशल लगते हैं। क्या एक ही इंसान में ये दोनों होना संभव है? ये वाकई दो अलग मानसिकताएं हैं, और यही इसे मुश्किल बनाता है। हाँ। पैसा बनाने के लिए आपको शायद मौके लपकने होंगे, नए रास्ते तलाशने होंगे, और हाँ, परिकलित जोखिम उठाने होंगे। लेकिन एक बार जब आप पैसा बना लेते हैं तो खेल बदल जाता है। अब प्राथमिकता उसे गंवाने से बचाना है। सही, डिफेंसिव मोड। बिल्कुल। इसके लिए रक्षात्मक सोचना पड़ता है। आपको अपनी सफलता के पीछे भाग्य की भूमिका याद रखनी होती है, विनम्रता। हाँ। आपको ये डर रखना होता है कि जो आज है वो कल छिन भी सकता है। थोड़ा डर। और आपको बड़ी गलतियों से बचने के लिए सावधानी बरतनी होती है। हॉजल का कहना है कि शानदार रिटर्न पाने से ज्यादा जरूरी है कि आप मैदान में टिके रहें। टिके रहना। हाँ, एक बड़ी गलती सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए अमीर बने रहना शायद अमीर बनने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अपनी मानसिकता बदलनी पड़ती है। और ये टिके रहना, ये सावधानी इस विचार से जुड़ती है कि असली धन वो है जो आप नहीं देखते। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम अक्सर अमीरी को महंगी कारों, बड़े घरों, डिजाइनर कपड़ों से जोड़ते हैं। बिल्कुल। दिखावा। लेकिन हाउसल कहते हैं कि ये तो खर्च किया हुआ पैसा है। असली दौलत वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया। हाँ। जिसे बचाया गया है, निवेश किया गया है, जो भविष्य के लिए विकल्प तैयार कर रहा है। हाँ। ये अदृश्य होती है। हाँ। और ये खूबसूरती से कार में आदमी का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स, से जुड़ता है। अच्छा, वो क्या है? लोग अक्सर महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे उनकी तरफ देखें, उनकी तारीफ करें, उनकी हैसियत को माने। हाँ, इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम सड़क पर एक महंगी स्पोर्ट्स कार देखते हैं तो हम ड्राइवर की तारीफ नहीं करते। नहीं तो हम कल्पना करते हैं कि अगर वो कार हमारे पास होती तो कैसा होता। हाँ हाँ, सही बात है। हम उस चीज की चाहत रखते हैं, उस इंसान की नहीं। हाँ। दूसरों की नजर में सम्मान पाने का ये तरीका कारगर नहीं है। सच्ची इज्जत और प्रशंसा आपके व्यवहार से, आपकी दयालुता से, आपकी बुद्धिमत्ता से मिलती है, ना कि आपकी चीजों से। बिल्कुल। असली दौलत अदृश्य है, और शायद असली सम्मान भी। तो अगर महंगी चीजें सच्ची अमीरी नहीं है तो फिर क्या है? सारांश एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने रखता है, स्वतंत्रता इज इक्वल टू धन। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा शायद यह है कि ये आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। बिल्कुल, नियंत्रण। ये आपको चुनने की आजादी देता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं। सही। क्या ऐसा हो सकता है कि लोग असल में पैसा नहीं बल्कि वो आजादी और स्वायत्तता चाहते हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती है? मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये सच है। सोचिए, सुबह उठकर ये तय कर पाना कि आज आप क्या करेंगे बिना किसी बॉस की इजाजत के। वाह, क्या बात है। अपनी पसंद का काम चुन पाना, भले ही उसमें एक थोड़े कम पैसे हों। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता पाना।
अचानक आई किसी मुसीबत या अवसर का सामना करने के लिए तैयार रहना, ये वो चीजें हैं जो जीवन को असल में समृद्ध बनाती हैं। सही। भौतिक वस्तुएं कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन अपने जीवन पर नियंत्रण होने की भावना, ये विकल्प होने का एहसास कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ये सच्ची दौलत है। पैसा इस स्वतंत्रता को हासिल करने का एक साधन मात्र है, अपने आप में लक्ष्य नहीं। इसी स्वतंत्रता और नियंत्रण से जुड़ी एक और दिलचस्प सलाह है, बिना किसी खास वजह के पैसे बचाओ। हाँ, ये भी थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आमतौर पर हम बचत को किसी लक्ष्य से जोड़ते हैं, घर खरीदना, गाड़ी लेना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई। बिल्कुल लक्ष्य आधारित बचत। लेकिन सारांश कहता है कि सिर्फ बचत करना बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के अपने आप में एक अच्छा लक्ष्य है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिना मंजिल के सफर क्यों करें? ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत व्यावहारिक और शक्तिशाली विचार है। कैसे? जीवन अप्रत्याशित है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। नौकरी जा सकती है, सेहत खराब हो सकती है, कोई अप्रत्याशित खर्च आ सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। या फिर कोई सुनहरा निवेश का मौका अचानक दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अच्छा। जब आप बिना किसी खास वजह के बचत करते हैं, तो आप असल में भविष्य की अनिश्चितताओं और अवसरों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। ये बचत आपको लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, सुरक्षा का एहसास देती है, और जब मौका आए तो उसे लपकने की क्षमता देती है। मतलब एक तरह का बफर। हाँ बिल्कुल। ये आपको मजबूरी में फैसले लेने से बचाती है। तो मंजिल है भविष्य की अनिश्चितता का सामना करने की क्षमता और अवसरों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता। ये मुझे सुरक्षा का मार्जिन वाले विचार की याद दिलाता है। हाँ, बिल्कुल संबंधित है। हमेशा गलती की गुंजाइश रखो। योजना बनाते समय ये मानकर चलो कि चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगी। सही, उम्मीद से कम भी हो सकता है। अनिश्चितता तो तय है, तो उसके लिए तैयारी क्यों ना की जाए? अतिरिक्त बफर जैसे कि नकद, बैकअप योजनाएं, कम कर्ज रखना जरूरी है। और फिर वो सलाह आती है, एक निराशावादी की तरह बचाओ। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? क्या हमें हमेशा बुरे के बारे में सोचना चाहिए? निराशावादी की तरह बचाव का मतलब ये नहीं कि आप जीवन का आनंद लेना छोड़ दें या हमेशा कयामत की उम्मीद करें। अच्छा। इसका मतलब है कि जब आप बचत और वित्तीय सुरक्षा की योजना बना रहे हों, तो आप आशावादी अनुमानों पर निर्भर न रहें। ठीक है। ये मानकर चलें कि रिटर्न उम्मीद से कम हो सकता है, खर्च उम्मीद से ज्यादा हो सकता है, और बुरी चीजें हो सकती हैं। प्रैक्टिकल होना। हाँ बिल्कुल। इसलिए एक मजबूत आपातकालीन फंड बनाएं, अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचें। ये आपको तब बचाता है जब चीजें वाकई गलत होती हैं। ये व्यवहारिक निराशावाद है जो आपको वित्तीय झटकों से उभरने की ताकत देता है। बचत में निराशावादी, लेकिन सारांश एक और बात कहता है, निवेश में आशावादी बनो। हाँ, ये विरोधाभास दिलचस्प है। उचित होना, रीजनेबल वर्सेस रैशनल। हाँ, इंसान भावनाओं से चलते हैं, हम स्प्रेडशीट नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो पैसे के मामले में ऐसा फैसला लेना जो शायद गणितीय रूप से सबसे उत्तम ना हो, लेकिन जिसके साथ आप शांति से रह सकें। हाँ, जिसे आप निभा सकें। वो उस परफेक्ट फैसले से बेहतर है जो आपको रात में जगाए रखता है। क्या ये व्यवहारिक वित्त का मूल सार नहीं है? बिल्कुल, ये व्यवहारिक वित्त का केंद्र है। हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं, डर हैं, पूर्वाग्रह हैं। एक निवेश रणनीति जो कागज पर सबसे ज्यादा रिटर्न देती दिख रही हो, वो बेकार है अगर बाजार गिरने पर आप घबराकर उसे बेच देते हैं। सही बात। एक उचित रणनीति वो है जो आपके स्वभाव, आपकी जोखिम सहने की क्षमता और आपके जीवन के लक्ष्यों के साथ मेल खाती हो। हाँ। और जिसे आप लंबे समय तक अच्छे और बुरे दौर में निभा सकें। ये स्वीकार करना कि हम पूरी तरह तर्कसंगत नहीं हो सकते और नहीं होने की जरूरत है, एक बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। स्थिरता तर्कसंगत पूर्णता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये स्थिरता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा कि सारांश कहता है, आप बदलेंगे। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट। आज जो आपके लक्ष्य हैं, आपकी इच्छाएं हैं, जरूरी नहीं कि 10 या 20 साल बाद भी रहें। बिल्कुल। हम अक्सर आज के स्वयं के लिए योजना बनाते हैं, ये भूलकर कि भविष्य का स्वयं शायद कुछ और चाहेगा। हाँ, हम भविष्य के खुद को नहीं जानते। लोग लंबी अवधि के होम लोन या निवेश में खुद को बांध लेते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। एकदम सही। इसीलिए वित्तीय योजना बनाते समय अत्यधिक कठोरता से बचना चाहिए। लचीलापन जरूरी है। लचीलापन। हाँ, ऐसी योजना बनाएं जो भविष्य में आपके बदलते लक्ष्यों और परिस्थितियों के साथ ढल सके। और यहीं पर पूछ सब कुछ चलाती है, टेल्स ड्राइव्स एवरीथिंग का सिद्धांत भी प्रासंगिक हो जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि
निवेश, व्यापार या जीवन में ज्यादातर नतीजे कुछ गिनी चुनी बेहद प्रभावशाली घटनाओं से तय होते हैं। कुछ बड़ी घटनाएं। हाँ, सकारात्मक या नकारात्मक। जैसे वेंचर कैपिटल में कुछ ही कंपनियां सारे मुनाफे के लिए जिम्मेदार होती हैं, या शेयर बाजार में कुछ ही स्टॉक इंडेक्स के बड़े हिस्से का रिटर्न देते हैं। या फिर एक बड़ी अप्रत्याशित घटना जैसे महामारी या युद्ध सब कुछ बदल सकती है। सही। चूंकि इन पूंछ वाली घटनाओं का अनुमान लगाना लगभग असंभव है, इसलिए सुरक्षा का मार्जिन रखना और लचीली योजना बनाना और भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो ये सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए सलाह दी जाती है, एक आशावादी की तरह निवेश करें, लंबे समय में विकास होगा, इस पर विश्वास रखें, लेकिन एक निराशावादी की तरह बचाएं, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें, व्यक्तिगत तर्कसंगतता, भाग्य की भूमिका, कभी पर्याप्त नहीं का जाल, कंपाउंडिंग की शक्ति, अदृश्य धन, स्वतंत्रता का मूल्य, उचित बनाम तर्कसंगत होना, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसे के मामले में जीतने के लिए आपको सबसे ज्यादा चतुर या सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाला होने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको बस कुछ बुनियादी व्यवहारिक सिद्धांतों पर टिके रहना है। बड़ी गलतियों से बचें। हाँ, सबसे जरूरी। लगातार बचत करें, भले ही छोटी रकम हो। अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें, धैर्य रखें और कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए लंबा समय दें। धैर्य और समय। हाँ, ये सब व्यवहार, मनोविज्ञान और समय के बारे में है। और ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि सारांश कहता है, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई, चाहे उसकी आय या संपत्ति कितनी भी हो, पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर संघर्ष करता है। सही है। लक्ष्य पूर्णता हासिल करना नहीं, बल्कि एक टिकाऊ और संतुलित रास्ता खोजना है। तो ये थी मॉर्गन हाउसल के धन का मनोविज्ञान के सारांश से कुछ मुख्य विचारों पर हमारी चर्चा। व्यवहार, भाग्य, धैर्य और असली दौलत का मतलब क्या है, इस पर एक ताज़ा और जरूरी नजरिया। हाँ, वाकई। ये निश्चित रूप से हमें पैसे के बारे में सोचने के पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और शायद सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं, ये जानते हुए कि भविष्य में हमारी इच्छाएं और लक्ष्य बदल सकते हैं। हाँ। हम अपनी आज की वित्तीय रणनीति को इस तरह कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि वो सिर्फ बचत या सुरक्षा मार्जिन बनाने से आगे बढ़कर भविष्य में हमें अधिकतम लचीलापन दे। अधिकतम लचीलापन। यानी हम आज ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं जो भविष्य के अनजान दरवाजों को खोलने के ज्यादा से ज्यादा विकल्प हमारे पास सुरक्षित रखें। वाकई सोचने के लिए गहरा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही।